से आता है, नाखून काटने का नेल कटर तक चाइना से आता है, शेविंग ब्लेड तक चाइना से आता है, राष्ट्रीय ध्वज भी हमारा तिरंगा चाइना से बनाया हुआ इंपोर्ट करते हैं। कहाँ गया खादी हमारा बुनकरों का क्या हाल है, क्या हो रहा है? फिर मेक इन इंडिया किधर गया, उसका क्या नतीजा निकला? यही सवाल अगर हम अपने दिल से पूछे, हुआ कुछ नहीं है, विनाश ज्यादा हुआ है और आगे बहुत बड़ा खतरा इस देश के लिए खड़ा हुआ है। इसीलिए हम एक ही आवाज आज नीतीश जी से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, नीतीश जी का भी मन है, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया है, जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश इससे खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य बात भी कहना चाहूँगा इस दौरान, आपसे प्रार्थना भी है, नीतीश जी ने भी प्रार्थना की, आप ये बात जरूर जनता तक ले जाए। भारत में 75 साल के आज़ादी के बाद इतने सारे समस्याओं से उलझ रहे हैं, इस स्थिति से भारत को अगर निकलकर बाहर जाना है, कुछ ये अब तक रूटीन जो 75 साल में चलता आया उससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है, ये मेरा बात नहीं है, अगर किया जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ देश इस दुनिया का बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, प्रबल आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। आज हमारे बड़े भाई नीतीश जी से विस्तार में बात हुई है। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से। इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हर चीज़ में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप लोग तो रोज़ मिलते हैं नेता लोगों से, पूछते हैं, सोचते भी हैं, लिखते भी हैं, हर चीज़ करते हैं। एक सेक्टर ऐसा हो जिसमें कोई सुधार आया हो इस देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश के भाग में या किसी भी सेक्टर में, इन एनी ऑफ द सेक्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज़ का सुधार हुआ है देश? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का ये हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ। ब्रेन ड्रेन होता था, हमारे पास मौके नहीं मिल रहे थे तो ब्रेन ड्रेन होता था, विदेश में लोग चले जा रहे थे, हमारे बुद्धिजीवी। आज जिस प्रकार का नीतियां बन रहा है उसको लेके कैपिटल ड्रेन हो रहा है, सारा ही पूंजीपति भाग रहे देश से। देश का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। हम सब लोग गवाह है, 13 महीने किसानों को क्यों आंदोलन करना पड़ता है इस देश में। बहुत ही महान देश है हमारा, भगवान ने, प्रकृति ने काफी संपत्ति दी है। हमारे नदियों में 70,000 टीएमसी पानी बहते हैं। आज तक देश ने
सिर्फ 20-22 हज़ार TMC इस्तेमाल किया है। और वाटर वार्स होते हैं, जल युद्ध होते हैं, क्यों होने लगते हैं? 4 लाख मेगावाट के ऊपर बिजली की उपलब्धि देश में है, लेकिन देश को, किसानों को भी, आम लोगों को भी, उद्योगों को भी, हर किसी को भी बिजली के लिए तरसना पड़ता है। क्यों तरसना पड़ता है? जिन चीज़ों की उपलब्धि है उनको भी लोगों के लिए किया नहीं जाता है। फिर क्या किया जा रहा है इस देश में? हर एक चीज़ में इकोनॉमी तबाह हो गई, कर्जा बढ़ गया देश का, रूपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, डीजल, पेट्रोल, खाद, हर चीज़ का दाम बढ़ गया, गरीब आदमी परेशान है, किसान आंदोलन पे है। और नीतियाँ, देश की रक्षा करने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम रहा, कई प्राइम मिनिस्टरों ने युद्ध लड़े, कामयाब हुए, खड़े रहा भारत। लेकिन आज इतना बड़ा डिफेंस पॉलिसी बन रहा है, अग्निपथ जैसा मामला ला रहा है, किसी से संपर्क नहीं, विपक्षियों से कोई बातचीत नहीं, विकास का कोई नाम ही नहीं, सिर्फ नाराबाजी। कौन सा एक नारा जो सफल हुआ देश में? 222 तक हर गरीब का अपना मकान होगा, ये मोदी जी का खुद का वादा है, सफल हुआ। मिला सबको मकान। किसानों का आय डबल कर दिए जाए, किसानों का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, लागत डबल हो गया, आय कहाँ डबल हो? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर दिन रेप होते, शवों के चलाते। किस वर्ग का विकास हुआ, इसका रक्षा हुआ? और इसको, इन सब चीज़ों को छोड़ के दूसरी बहुत बड़ी खतरा बात, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लोग खड़ा कर रहे हैं, जो धर्म की बात को लेके लोगों को भावुक बना देते, अपने चिल्लर पल्लर राजनीति लब्धि के लिए सारे देश को छोड़ा जा रहा है। ये कहाँ कर सकते हैं? इससे देश का कितना बड़ा खतरा बनेगा आगे, इसका क्या होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? हालात यहाँ तक बिगड़ रहा है कि विदेशों में हमारे दूतावास के प्रतिनिधि को बुला के माफी मांगा जा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसके भलाई के लिए काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का, एक अच्छे भारत को खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, ये कहाँ ले जाएगा अपने देश को? इसीलिए इकोनॉमी भी खत्म, कर्जा बढ़ गया, रूपी वैल्यू गिर गया, प्राइस राइज हो गया, किसी सेक्टर में सुधार नहीं आया, ना पीने का पानी मिला, ना सिंचाई का भरपूर पानी मिला, ना गरीबों का कोई अच्छा देखभाल हुआ। तो किसका लाभ हुआ, किसका फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ, विनाश हुआ। और साथ ही साथ बहुत बड़ा खतरा, धर्म के नाम पे दुनिया को तोड़ के, लोगों को तोड़ के। सबसे बड़ा बात है मेक इन इंडिया। क्या है नतीजा मेक इन इंडिया का? क्या होगा? आज किस सेक्टर में आया है? पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकते हम लोग। किल्लत है पूरे देश में। जहाँ किसी राज्यों ने प्रयास किया वहाँ जो कुछ भी हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की नीति से नारा के सिवाय कोई काम असल में आता ही नहीं, उपलब्ध होता ही नहीं। यहाँ तक के देश के राजधानी दिल्ली में पानी की उपलब्धि नहीं है 75 साल के आज़ादी के बाद। आज हमारे कई मित्र हर दिन पानी खरीदते हैं दिल्ली शहर में। दिल्ली शहर में भी पावर नहीं मिलता, 24 घंटा नहीं मिलता। कई हिस्सों में, दिल्ली के हिस्सों में पावर काटा जाता है हर दिन। ये क्या हो रहा है? ये चीज़ ऐसे है, 8 साल यानी कि मोदी जी के जो कालखंड उनके लिए दिया था जनता ने 10 साल का, उसमें 80% समय खत्म हो चुका है। अब उनके नीतियाँ क्या है, साफ देश के सामने आ चुके हैं। उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उनका चलाने का ढंग क्या है, देश को किस प्रकार से साथ लिए जा रहे हैं, ये सारे देश के सामने आ चुके हैं। आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार
कि नाकामियों की वजह से आज काफ़ी नुकसान हुआ देश का हर सेक्टर में। साथ ही साथ जो राज काम कर रहे हैं अपनी जगह अच्छा खड़े होकर काम कर रहे हैं, कुछ एक अलग नीति बना के फेडरल सिस्टम को पूरा ख़त्म करके FRBM एक्ट में तोड़ मरोड़ करके जो संसाधन मिलने चाहिए जो राज्यों के अधिकार में है उसके वो छीना जा रहा है। जो अपने आप विकसित होना चाहते हैं राज्य, जो जहाँ प्रयास हो रहा है उनको भी काटा जा रहा है। क्या वजह है इसका, क्या कारण है? कोई बताए कि जवाब है केंद्र सरकार के पास? देश का गरिमा, देश का प्रतिष्ठा किस प्रकार खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके जब अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतना गलत कदम है। अमेरिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए? डिप्लोमेटिकली कितना रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। और इन्होंने साफ कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, ये क्या अहमदाबाद कारपोरेशन इलेक्शन है कि अमेरिका इलेक्शन है? क्या समझ के देश को दाव पर लगा रहे थे। वो आज हारे हुए हैं, दूसरा आके बैठा है। देश के बारे में कुछ ख्याल है जो मन में आए कह दी। इस प्रकार की नीतियां देश को कहां पर ले जाएंगे, क्या स्थिति देश की बनेगी, इस बात पे सोचना चाहिए। पत्रकार मित्रों से भी मेरा अनुरोध है, आप देश के प्रति ज़रूर कदम करना चाहिए, आपको ज़रूर सोचना चाहिए, देश में चेतना लाना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है उन तक बात पहुंचाना है। आप हमारे लोकतंत्र का 4th स्टेट है, आपका मान्यता है। मैं बार बार दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पत्रकारिता का 4th स्टेट का इस देश का क्या रोल रहा, आप एक बार याद कीजिए। आप फिर से एक बार आपको लगना चाहिए, मेरा आपसे अपील है। एंड आई नाउ वेलकम यू टू फॉर एनी क्वेश्चन। करोड़ों जनता का इस देश का बहुत प्यारा कंपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है? पोर्ट भी बेचते, एयरपोर्ट भी बेचते, रेल भी बेचते, क्या बचेगा देश के लिए? इनका योगदान क्या है? ये बेचने में लगे हुए। आखिर एक ही नारा बचा है, बेचो इंडिया। सब बेच दो, तू भी बेच दो, तू भी प्राइवेट कर दो, फिर क्या बचेगा देश को? बेच के हमें जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है? दुनिया में हमारे क्या जगह रह जाएगा? इसीलिए सारे देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारा अपील है, और हमसे जो संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम करेंगे। ये कुछ कमज़ोर लोगों को डराते हैं, विपक्षियों को जिस तरह से सताते हैं, ये सच्चे हरिश्चंद्र के भाई है क्या? आज सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है, ये सारा दुनिया जानता है। सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, हम सभी जानते हैं। सबसे ज़्यादा पार्टी में पूंजी रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। घोटाले किए जा रहे हैं। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं नारा नहीं उठे। प्रधानमंत्री जब श्रीलंका गए, श्रीलंका में साफ बताया, वहाँ के लोगों ने उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया है कि भाई इन्होंने अपने मित्र को, एक छोटे मोटे शाहूकार को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका पे दबाव लाया है। वहाँ के युवा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है वहाँ के रोडों पर, ये सारी दुनिया के सामने है। कितना अपमान होता है देश का इसका। कि कई क्षेत्र में अशांति है, गरीबों में अशांति है, किसानों में अशांति है, धार्मिक सद्भाव खत्म है। और ये भी आपने कहा कि जब भी अशांति होता है तो बिहार से क्रांति होता है तो शांति आता है देश में। तो अभी चारों तरफ अशांति है। बिहार के पावन धरती पर आप बैठे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे हुए हैं, जेपी के नेतृत्व में आंदोलन में भाग लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है, आपके अंदर ऐसा मन में विश्वास है कि जिस पवित्र स्थान पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी और जो आप शांति चाहते हैं
हर क्षेत्र में जो देश के हित में चाहते हैं वहाँ एक नई रोशनी मिलेगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस देश का दुर्दशा ये है कि देश के कुछ भागों को या कुछ राज्यों को बीमारू राज्य का करार दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ राज्य हमारे देश के बीमारू नहीं है। जिन्होंने ये बात कहा है उनका दिमाग बीमार हो गया। जब देश है, राष्ट्र है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय भावना है, किसी राज्य को बीमारू नहीं रहना चाहिए, उसको ऐसा अधूरा नहीं भी छोड़ना चाहिए। विशेष नीतियां बनना चाहिए। हमारे बड़े भाई नीतीश जी कई सालों से, कई दशकों से प्रयत्न लगे हुए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए। काफ़ी डिमांड उन्होंने किया है। हमने उनको पार्लियामेंट में कहते हुए भी सुना है, ये बात में चाहिए, ये बिल्कुल चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ ज्ञान है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए हम लोग। चाइना, जिसकी जीडीपी हमसे कम थी 1980 तक, 81 तक भी, उन्होंने कर पाया, कर दिखाया। उनका इकोनॉमी पहुंच गया $16 ट्रिलियन में। आज हम $3 ट्रिलियन के आसपास में घूम रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है। चाइना में हर चीज़ हमसे कम है, हर चीज़ की उपलब्धि हमसे कम है, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? आज टक्कर दे रहा है पूरे दुनिया के अग्रदेश जो माना जाता है, अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, प्रतियोगिता दे रहे हैं। हम कहाँ रह गए? ये हम ऐसे बने रहेंगे? ऐसे ही रहना चाहिए देश को। आज देश के युवा को, देश के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। मैं एक ऐसे पवित्र जगह बैठ के बात कह रहा हूँ जहाँ से लोकनायक जयप्रकाश जी के एक आवाज़ पे पूरी देश में क्रांति आई थी, तानाशाही का खात्मा किए थे, रिश्वतखोरी के खिलाफ में लड़ाई लड़े गए थे। ऐसे पवित्र भूमि में आकर कुछ प्रेरणा मिलता है। इसलिए गुजरात से सारे देश के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, राजनीति में जो लोग काम सक्रिय कर रहे हैं, उन सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। एक बार टूटा देश, एक बार एक विद्वेष, एक हेट्रेड फैल गया, बहुत बुरा मुश्किल होगा, देश को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम संभलने में फिर काफ़ी समय हमें लगेगा। इसीलिए इस खतरा से बचने के लिए हर किसी को आज सोचना चाहिए। इनके जो बहकाव है, झूठे वायदे हैं, झूठी बातें हैं और झूठा तरीका है, एक शर्म करने वाली बात है। भारत लोकतंत्र का मान्यता रखने वाला एक विशेष देश है। अभी मांगे उसके बाद समस्या सुलझ कर ली, फिर किसान आंदोलन पे क्यों उतर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज हाल में अभी 2-3 दिन पहले हैदराबाद में 26 राज्यों से किसान संगठन के नेता मेरे पास आए। हमारे पास जो कार्यक्रम हुए, हम देते हैं जी, हर एकड़ में 10,000 का लागत देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं हमारे किसानों को, तेलंगाना किसानों का हमने बीमा करवाया। सारे प्रीमियम हम भरते हैं LIC को, और किसी भी किसान का किसी भी कारण एक्सीडेंट नहीं, किसी भी कारण मृत्यु हुआ, 10 दिन के अंदर उनके अकाउंट में सीधे ही 5 लाख रुपए पहुंच जाता है। क्या इतना भी नहीं कर सकता केंद्र सरकार? इतनी क्षमता नहीं है। जो बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव है, पूरे भारत में क्यों संभव नहीं है? हम हर दाना खरीदते हैं किसान से तेलंगाना राज्य में। 7,000 परचेसिंग सेंटर्स हमने खोला है। हर एक दाना टिल द लास्ट ग्रेन तेलंगाना सरकार ही खरीदता है MSP देके। क्या ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों तंग किया जा रहा है? एक सवाल है आपसे। आप नीतीश कुमार